हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे जीवा क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम भारत की जलवायु के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने अभी तक भारत की जलवायु के बारे में हमने बताया था। भारत में दो ऋतुओं में वर्षा होती है। भारत में वर्षा दो ऋतुओं में होती है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में। इसके पहले हमने शीत ऋतु के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु की हमने एक क्लास कर ली है, जिसमें हमने सामान्य परिचय दिया था ग्रीष्म ऋतु के बारे में कि हमारे ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कैसे भारत में होती है, कहाँ से वर्षा होती है, कैसे शुरुआत होती है। इसके बारे में हमने ग्रीष्म ऋतु के बारे में हमने एक क्लास लिया था, जिसके बारे में हम आज एक बार रिकॉल करेंगे। इसके बाद हम भारत में पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु में वर्षा के बारे में। ठीक है, तो हमने पढ़ा था भारत में, यानी कि हमने बताया था लास्ट क्लास में, सूर्य जो होता है 22 दिसंबर के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है, यानी कि विषुवत रेखा से सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो हमने ये बताया था कि 22 दिसंबर लिख दिया गलती से, इसको 22 मार्च कर लेना। 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है, मतलब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है। ठीक है, जिस कारण से जब ये उत्तर की ओर बढ़ता है तो पश्चिमोत्तर भारत में, यानी कि ये वाले क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर भारत में, यानी कि इधर क्या होता है, एक ITCZ का निर्माण होता है। वायुमंडल में ITCZ का निर्माण होता है। ठीक है, वायुमंडल में निम्न वायु दाब के क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसको भरने के लिए उत्तर भारत में हवाएं चलने लगती हैं। परंतु ये ITCZ इतना शक्तिशाली नहीं होता कि ये दक्षिण या हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में जो हवाएं बहती हैं उन हवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर सके। परंतु ये शक्तिशाली नहीं होता। इस कारण से इस निम्न वायु दाब को क्षेत्र को भरने के लिए उत्तर भारत में हवाएं चल पड़ती हैं। ठीक है, जब उत्तर भारत में हवाएं चल पड़ती हैं तो उस समय पूरे उत्तर भारत में आंधी तूफान चलने लगते हैं। जब ये हवाएं आपस में टकराती हैं तो ऊपर उठती हैं, परंतु ऊपर उठने के बावजूद ये हवाएं वर्षा नहीं कर पाती, क्योंकि इन हवाओं में नमी की मात्रा नहीं होती, जिस कारण से ये वर्षा नहीं कर पाती हैं। ये तो था हमारा मार्च और अप्रैल के महीने में। ठीक है, इसके बाद हम बताए थे, मार्च के बाद मई महीने में बताया था मैंने, अप्रैल के बाद मई महीने में बताया था कि जब भारत में मैंने बताया था कि सूर्य 22 मार्च के बाद उत्तर की ओर क्या करता है, विचलन करता है, यानी कि उत्तर की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे जब उत्तर की ओर बढ़ता है, उत्तरायण होता है, तो ITCZ भारत में मार्च अप्रैल महीने के लास्ट में और मई महीने की स्टार्टिंग में दक्षिण भारत में अपने आप को ITCZ स्थापित कर लेता है। जब ITCZ स्थापित कर लेते हैं, यानी कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है, तो दोनों ओर से हवाएं चल पड़ती हैं उस निम्न वायुदाब के भरने के लिए। ठीक है, जब दोनों ओर से हवाएं चल पड़ती हैं तो वो आपस में टकरा कर ऊपर उठते हैं, आपस में टकरा करके वो हवाएं ऊपर उठती हैं और केरल के तट पर, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के तटों पर ये राज्यों में वर्षा कर देते हैं, जिन्हें हम मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं या मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या देते हैं हम, पूर्व फव्वार क्यों बोलते हैं, ये वहाँ मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसे बोलते हैं पूर्व फव्वार। और इसी पूर्व फव्वार को इन अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। केरल राज्य में इस पूर्व फव्वार को बोलते हैं आम्र वर्षा और दूसरा बोलते हैं फूलों की वर्षा। क्योंकि केरल में उस टाइम पे आम की खेती होती है, केरल में हो रही होती है, जिस कारण से आम के लिए ये वर्षा बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसलिए इसको बोलते हैं आम्र वर्षा। और फूलों के लिए बोलते हैं, तो फूलों के लिए वहाँ पर फ़ायदेमंद होती है, इसलिए फूलों की वर्षा बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद हमने बताया था कर्नाटक के बारे में।
कर्नाटक के बारे में हमने बताया था अपनी लास्ट क्लास में ही। ये सब रिवीजन में लास्ट क्लास से करवा रहा हूँ, ठीक है। और डिटेल से देखना तो आप हमारी लास्ट क्लास की जो वीडियो है उसको आप जा करके देख सकते हैं, जिससे और अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद ये वाली वीडियो देखेंगे तो पूरा लास्ट क्लास का जो भी है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, तब ये आगे का वीडियो हमारा समझ में पूरी तरह से आएगा, वरना फिर समझना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है। इसलिए इसके बावजूद जो लोग नए हैं आज हमारी नई क्लास देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, पिछली की वीडियो नहीं देखे हैं, इसके बावजूद आज देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग नए भी हों, जो पहली बार देख रहे हों ये वीडियो को, तो उनको भी ये समझ में आए। इसलिए ये चीज़ मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। कर्नाटक में इसको क्या बोलते हैं, इसी वर्षा को यानी पूर्व फब्बार को बोलते हैं कॉफ़ी वर्षा। कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी की खेती के लिए फ़ायदेमंद होती है, लाभदायक होती है, इसलिए कॉफ़ी वर्षा के नाम से जानते हैं। क्लियर है। इसके बाद जब ITCZ कर्क रेखा के पास पहुंचता है, या कर्क रेखा के पास जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है, यानी कि कर्क रेखा के पास सूर्य पहुंच जाता है, तब उसी समय पश्चिम बंगाल में, क्योंकि हमारी कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, तो उस समय पश्चिम बंगाल में मौसमी हलचल होने लगती है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल में होता है। इस ITCZ का सबसे ज़्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और जब पश्चिम बंगाल में पड़ता है तो वहाँ पर खूब तेज़ तूफान, आंधी तूफानें चलने लगती हैं, जिस कारण से पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी पास में, जिस कारण से पश्चिम बंगाल में जो आंधी तूफान चलती हैं उसमें नमी की मात्रा होती है। तो उसमें नमी की मात्रा जब कभी ज़्यादा होती है तो पश्चिम बंगाल में भारी मात्रा में वर्षा होती है, जिससे कि जन धन की हानि भी होती है, और वहाँ पर तूफान चलते हैं जिससे जन धन की हानि होती है, जिसे हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? काल बैसाखी। बैसाखी इसीलिए नाम दिए हैं क्योंकि ये बैसाख के महीने में ये हवा चलती है, और काल इसलिए इसका नाम दिया है क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती है, इसीलिए इसका नाम दे दिए काल बैसाखी। क्लियर है। जहाँ तक मैं मानता हूँ ये क्लियर होगा। इसके बाद आता है, मई के बाद आता है जून महीने का। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ, इसका हम पढ़ रहे हैं जून महीने का। अब जून महीने हमने बताया था कि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। सूर्य 22 मार्च के बाद उत्तरायण होने लगता है। ठीक है, हमने मार्च महीने में बताया था कि पश्चिमोत्तर भारत में एक निम्न वायुदाब के क्षेत्र का निर्माण होता है, परंतु ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो हवाएं चलती हैं, हिंद महासागर में जो हवाएं चलती हैं, नीचे हिंद महासागर है, जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर ले। परंतु जून महीने के आते आते ITCZ अपने आप को पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है। 1 जून आते आते ITCZ अपने आप को पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है, जिस कारण से पश्चिमोत्तर भारत में वायुमंडल में निम्न वायुदाब के क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, जब निम्न वायुदाब का क्षेत्र का निर्माण होता है तो ये अब ये निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है, जो ये ITCZ है, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर में चलने वाली हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है, आकर्षित करने लगता है क्योंकि शक्तिशाली होता है। तो यही कारण है कि ये हवाएं दिख रही हैं। ठीक है, ये हवाएं बनी हुई हैं, लेकिन इधर नहीं बनाए, हम वो बताएंगे क्यों नहीं बनाए, आगे की क्लास में हम जरूर बनाएंगे। जब ये शक्तिशाली हो जाता है तो ये अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जब ये आकर्षित करने लगता तो चारों ओर से हवाएं इसकी ओर आने लगती हैं, और यही कारण है 1 जून को सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? केरल राज्य के मालाबार तट पर आता है। मालाबार तट पर आता है सबसे पहले भाद्र में वर्षा केरल राज्य के मालाबार तट पर होती है, यहाँ पर। क्लियर है। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के बारे में। तो अरब सागर की शाखा के बारे में पढ़ने से पहले कुछ फिर से नॉर्मल चीज़ें बता दूं। देखो, जितना हम समझाएंगे इसके बाद हम लिखवाएंगे कम, समझाएंगे ज़्यादा। आप लोग नोट्स बना सकते हैं चाहें तो, क्योंकि लिखवाने से और समझाने के बाद अगर मैं लिखवाता हूँ तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि टाइम ज़्यादा ना हो,
लिखवा दूँ, आप लोग समझ करके उसको लिख लें, ठीक है। कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। इसको बोलते हैं 0 डिग्री और इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जब सूर्य, हमने क्या बताया, सूर्य की किरणें कर्क रेखा विषुवत रेखा पर वर्ष भर चाहे सूर्य कर्क रेखा में हो या फिर सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ रही हो, इस चाहे इधर पड़ रही हो चाहे इधर पड़ रही हो, अगर इधर पड़ेंगी तब भी विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, अगर इधर पड़ेंगी तब भी सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ेंगी, ठीक है। जिस कारण से ये क्षेत्र क्या हो जाता है, निम्न वायु, ये क्षेत्र बहुत गर्म हो जाता है। कौन सा क्षेत्र, जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र होता है बहुत गर्म हो जाता है। जब ये क्षेत्र गर्म हो जाता है विषुवत रेखा में, तो वो हवाएं वहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लगती हैं। जब वो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लगती हैं तो वायुमंडल में निम्न वायु दाब के क्षेत्र का निर्माण होता है, यानी कि ITCZ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो उस निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए दोनों तरफ से हवाएं चलने लगती हैं। क्या वो बोला हमने, उस निम्न वायु दाब के क्षेत्र को भरने के लिए दोनों तरफ से हवाएं चलने लगती हैं। तो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से हवाएं विषुवत रेखा की ओर चलने लगती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवनें। जिसे हम क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवनें। उन हवाओं को हम क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवनें। 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्लियर है। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से 35 डिग्री अक्षांश से चलने वाली हवाएं सीधे विषुवत रेखा की ओर ना जा करके पश्चिम की ओर चलने लगती हैं या पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। देखो, विषुवत रेखा की ओर सीधे नहीं जा रही, बल्कि विषुवत रेखा की ओर जाते जाते पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। जिस कारण से, ठीक है, अब नेक्स्ट आगे, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से चलने वाली हवाओं को हम व्यापारिक पवनें बोलते हैं, व्यापारिक पवनें बोलते हैं, ठीक है। और ये व्यापारिक पवनें, देखो, ये है उत्तर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अब ये इससे 20 से चल रही है, ये हवा इधर से चल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्वी। क्या बोलेंगे इसको, उत्तर और पूर्वी, है ना। और यहाँ से जब हवाएं चलेंगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण और पूर्वी। तो ये हवाएं इधर से चलती हैं और ऐसे जाती हैं, मतलब इधर से चलती हैं और ऐसे प्रवाहित हो रही हैं, ये मेन रास्ता है, ठीक है। और ये हवाएं इधर से चलती हैं और ऐसे प्रवाहित हो रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्वी, और इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्वी। तो हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से चलने वाली हवाओं को उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बोलते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में या 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, या इसको ऐसा लिखेंगे, फिर से बोलता हूँ, उत्तरी गोलार्ध में 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से चलने वाली हवाओं को उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बोलते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से चलने वाली हवाओं को दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें बोलते हैं, क्लियर है। अब फेरल ने क्या कहा था, फेरल ने कहा था, फेरल के नियम के अनुसार फेरल ने कहा कि ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं तो वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं। जो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं बहती हैं वो अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं प्रवाहित होती हैं वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इसी में देखना, जब ये हवाएं, जब ये हमारा क्या ITCZ बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो इन हवाओं को अपनी ओर खींच लेता। तो ये हवाएं ऐसे प्रवाहित हो रही थी, तब ये ऐसे होने लगेंगी,
ठीक है ना, ये ऐसे प्रवाहित होने लगेंगे। तो अब बताओ, ये हवाएं अपने उत्तरी गोलार्ध में जब प्रवाहित हो रही थी, ये हवाएं की डायरेक्शन ये थी, इन हवाओं की डायरेक्शन ये थी, तो ये अपने बाईं ओर अपने दाईं ओर जा रही थी। लेकिन ये हवा की डायरेक्शन ये है, इधर है ऊपर, तो ये अपने दाईं ओर मुड़ेगी ना, इधर साइड। तो इधर साइड मुड़ करके, अब मैं इसको बता रहा हूँ फिर से, इसको अब मैं फेयर करके बता। तो ये हवाएं अपने, जब ये हवाएं मतलब ये दक्षिण पूर्वी हवाएं जब भारत उत्तरी गोलार्ध में जाती हैं, तो वो ये अपने राइट साइड मुड़ जाती हैं, जिन्हें हम, ये हवाएं राइट साइड मुड़ जाती हैं। ये हवाएं भारत में यहाँ से प्रवेश करती हैं, यही हवाएं भारत के दक्षिण और पश्चिम से प्रवेश करती हैं। इस कारण से इन हवाओं को हम क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं। चूँकि इन हवाओं के द्वारा वर्षा होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्लियर? अब बता रहा हूँ इसको फिर से बना करके। चूँकि इसको बोलते हैं कर्क रेखा, विषुवत रेखा, और इसको बोलते हैं ये है कर्क रेखा। क्लियर? और नीचे वाली रेखा है मकर रेखा। मैं इनका नाम दे दूं, कर्क रेखा, और ये मकर रेखा, और ये विषुवत रेखा। क्लियर है? अब हमने क्या बताया, देखो भारत कर्क रेखा में ऐसे ही है, ठीक है? क्लियर है? अब देखो हमने क्या बताया था अभी, कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं प्रवाहित होती हैं अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, ऐसा। क्लियर है? ऐसा। और जो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं प्रवाहित होती हैं वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, तो इसका बाएं ये हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, चूँकि यहाँ पर इधर ये हमने ये बनाया ना, यही है, ये ITCZ इतना शक्तिशाली हो जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं प्रवाहित होती हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होती हैं, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो हवाएं प्रवाहित होती हैं, उन हवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है या खींच लेता है। तो जब ये हवाएं, अब देखो, जब ये हवाएं इधर प्रवाहित हो रही थी तो ये शक्तिशाली हो गया, तो ये अपनी ओर खींच लिया, तो ऐसे हो गया, तो ये हवाएं जा करके इधर मुड़ गई हैं। क्लियर है? ये हवाएं ऐसे प्रवाहित हो रही थी, लेकिन आगे ये शक्तिशाली होने के कारण अपनी तरफ खींच लिया। जब ये उत्तरी गोलार्ध में गई तो ये दाईं ओर मुड़ गई। ये हवाएं जो उत्तरी गोलार्ध में जो प्रवाहित हो रही थी तो भी अपने दाईं ओर मुड़ रही थी। ये ऐसा किसने बोला था? कि फेरल ने बोला था। फेरल ने बोला था, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली हवाएं अपने दाईं ओर प्रवाहित होती हैं, मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। जब ये दक्षिणी गोलार्ध में बहने वाली हवाएं उत्तरी गोलार्ध में पहुंची तो इनका दायां तो ये कहलाएगा। अब ये ऐसे प्रवाहित हो रही थी, अब ये ऐसे प्रवाहित होने लगेंगी, यही हवाएं ऐसे प्रवाहित होने लगी। अब ये देखो, चूँकि ये हवाएं, ये इन हवाओं को क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्वी मानसून। इनको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्वी मानसून। और इनको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून। और इनको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्वी मानसून। क्लियर है? और हम यहाँ क्या लिखे हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। चूँकि ये हवाएं भारत के दक्षिण और पश्चिम दिशा से आते हैं, ये हवाएं भारत में दक्षिण और पश्चिम दिशा से प्रवेश करते हैं, इस कारण से इन हवाओं का नाम हम क्या देते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्लियर है? यही चीज़ मैं समझाने के लिए इतना देर से पूरा तामझाम बताया। अब ठीक है, जब ये हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं तो भारत में वर्षा शुरू हो जाती है। तो भारत में जब वर्षा शुरू होती है तो भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे पहले वर्षा केरल राज्य के मालाबार तट पर होती है। ये केरल राज्य के मालाबार तट पर भारत में वर्षा 1 जून को होती है। कब होती है? 1 जून को भारत में वर्षा केरल के मालाबार तट पर 1 जून को वर्षा होती है सबसे पहले। इसके बाद 15 जुलाई आते आते पूरे भारत में वर्षा होने लगती है। क्लियर?
ये तो था हमारी वर्षा। अब जो भारत में वर्षा जो होती है, जो वर्षा होती भारत में वर्षा दो शाखाओं में होती है। भारत में वर्षा दो शाखाओं में होती है, ठीक है, दो शाखाओं में होती है। अब वो दो शाखाएं कौन सी हैं? पहला लिखो अरब सागर शाखा से, अरब सागर शाखा से, और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा से। मतलब भारत में जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, दो शाखाओं से वर्षा होती है। भारत में वर्षा दो शाखाओं से होती है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा दो शाखाओं से होती है। पहला अरब सागर शाखा से, अरब सागर शाखा से, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा से। बंगाल की खाड़ी की शाखा से। क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे अरब सागर शाखा से होने वाली वर्षा। तो हम क्या लिखे? दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर से होने वाली वर्षा। क्लियर है? हम दक्षिण पश्चिम क्यों लिखे हैं? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होती है। कब होती है? स्टार्टिंग 1 जून से। अब दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में वर्षा होती है, तो हमने लिख दिया कि दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में वर्षा होती है। अब भारत में वर्षा दो शाखाओं से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से दो शाखाओं से होती है, एक अरब सागर शाखा से, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा से। तो आज हम पढ़ेंगे, आज की हमारी क्लास यहाँ से स्टार्ट होती है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा। तो आप लोग हेडिंग में लिखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा। क्लियर है? इसको रफ कर रहा हूँ मैं, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि क्लियर हो गया होगा आप सब लोगों को। मैं ऐसा कोई बात नहीं छोड़ता जो डाउटफुल हो। ठीक है? अब देखो, अब समझाऊंगा, थोड़ा बहुत लिख पाऊंगा। जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में जब ये दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले 1 जून को केरल के, ऐसे लिखते जाओगे, मैं जैसे बोलता जाऊंगा वैसे लिखते जाओगे, या समझा दूं या लिखवा दूं? मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप लोग वैसे लिखते जाएंगे, जैसे मैं समझाता जाऊंगा वैसे लिखते जाओगे। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा केरल के, भारत में केरल राज्य के मालाबार तट पर, या ऐसा लिखो, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा भारत में केरल राज्य के मालाबार तट में, या केरल राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर मालाबार तट पर 1 जून को वर्षा करती है। सबसे पहले 1 जून को वर्षा करती है। क्लियर है? इसके बाद अरब सागर की शाखाएं, इसके बाद अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर पूरे पश्चिमी तट पर, इसके बाद अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर पूरे पश्चिमी तट पर, यानी कि गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक वर्षा करता है। ठीक है? या गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा होती है। जब ये 1 जून को अरब सागर शाखा जब 1 जून को मालाबार तट पर वर्षा करती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? मानसून प्रस्फोट। मानसून प्रस्फोट। जब 1 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून, जब 1 जून को भारत में केरल राज्य के मालाबार तट पर वर्षा करती, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मानसून प्रस्फोट या मानसून धमाका। आगे लिखोगे, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा मुख्य स्थलाकृतियों जैसे पर्वत, पहाड़ी आदि द्वारा निश्चित होती है। ठीक है? जब ये वर्षा इस मानसून से होती है, वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से जब वर्षा भारत में होती है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मालाबार तट से।
कैसे होती है? जब ये वर्षा जब ये मानसून पश्चिमी तट में सबसे पहले केरल राज्य में पहुंचता है। तो केरल राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा करके केरल राज्य के मालाबार तट पर, यानी मालाबार तट जो है मैदानी भाग है, मालाबार तट मैदान जो है वहाँ पर वर्षा करता है। क्यों करता है? कि ये हवा दक्षिण पश्चिमी मानसून हिंद महासागर से बहकर आती हैं। चूँकि हिंद महासागर से बह कर के आती हैं तो इन दक्षिण पश्चिम मानसून में या इस मानसून में या इन हवाओं में नमी की मात्रा अधिक होती है। जब ये हवाएं आगे बहती हैं, ऐसे ही लिखते जाओगे, जब ये हवाएं आगे बहती हैं तो ये केरल के पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा करके वर्षा कर देती हैं। अब बोलो सर कैसे कर देती हैं? देखो, जब ये हवाएं आती हैं तो ऐसे टकराती हैं इनके साथ, ऐसे टकराने के बाद ये हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, इनके पहाड़ी के साथ साथ ऊपर उठने लगती हैं। क्लियर है? जब ये ऊपर उठती हैं तो इनके तापमान में क्या होता है? तापमान में कमी आती है। ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, ठीक है, जिस कारण से यह तापमान में परिवर्तन होता है, जिस कारण से ये हवाएं अपनी नमी को पहाड़ों की ढाल पर ही छोड़ देती है जी, ठीक है, नमी को पहाड़ों की ढाल पर छोड़ देती है। जब ढाल पर छोड़ देती है तो वर्षा यहाँ पर इनको ज़्यादा प्राप्त होने लगती है, इनको वर्षा होने लगती है, इस तट को या उस क्षेत्र में वर्षा होने लगती है, उनको वर्षा का पानी मिलने लगता है, ठीक है। तो मैं जैसे बोलूँगा वैसे लिखोगे। लिखो, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा मुख्य रूप से स्थलाकृतियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं या निर्धारित होती हैं, क्योंकि जब हवाएं पहाड़ियों से टकराती हैं तो हवाओं के तापमान में कमी आती है। क्योंकि जब ये हवाएं पहाड़ियों से टकरा कर ऊपर उठती हैं तो हवाओं के तापमान में कमी आती है, और जैसे जैसे ये हवाएं ऊपर उठती हैं तापमान में वैसे वैसे कमी आती जाती हैं, तापमान में वैसे वैसे कमी आती जाती है, ठीक है। और हवाओं की नमी में जब कमी आएगी, जब हवाओं की नमी में तापमान में कमी होगी तो हवाएं अपनी नमी को उन्हीं पर्वत की ढाल पर छोड़ देती हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून ये ऐसा क्यों होता है? ये होता है एडियाबेटिक ताप ह्रास के कारण। क्या नाम है? एडियाबेटिक ताप ह्रास, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक ताप ह्रास के कारण। ये क्यों होता है कि जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो तापमान में कमी आने लगती हैं, तो ये क्यों होती है, और हवाएं अपनी नमी को वहाँ छोड़ देती है। एडियाबेटिक ताप ह्रास के कारण होता है। लिखो, एडियाबेटिक ताप ह्रास कैसे होता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून जब पहाड़ियों से टकराता है तो हवाएं पहाड़ों के ढाल के साथ साथ ऊपर उठने ये सहारे ऊपर उठती चली जाती हैं, और ऊपर उठने के क्रम में ही हवाओं के तापमान में कमी आ जाती है, ठीक है। हवाओं के तापमान में कमी आ जाती है, इसे ही हम एडियाबेटिक ताप ह्रास कहते हैं। एडियाबेटिक ताप ह्रास के कारण हवाओं के तापमान में इतनी कमी आ जाती है कि हवाएं अपनी नमी को वहीं पर छोड़ देती हैं या उन्हीं ढालों पर छोड़ देती हैं। उदाहरण के लिए जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा
जब दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराती हैं तो पश्चिमी तट मैदान पर वर्षा कर देती हैं। ठीक है, जब टकराती हैं तो पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा कर देती हैं। यही कारण है कि गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक अरब सागर शाखा से पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा होती है। पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे ज़्यादा वर्षा केरल के मालाबार तट पर होती है। पश्चिमी तटीय मैदान पर सबसे ज़्यादा वर्षा केरल के मालाबार तट पर होती है, क्योंकि अरब सागर शाखा सबसे पहले अरब सागर शाखा की दक्षिणी पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल राज्य के मालाबार तट पर प्रवेश करता है, जिससे भारत में सबसे पहले 1 जून को वर्षा केरल के मालाबार तट पर होती है। पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा दक्षिण में उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर, मतलब पश्चिमी तट में जो वर्षा होती है तो दक्षिण में उत्तर से लेकर के, मतलब दक्षिण भारत में उत्तर से लेकर के, यानी कि यहाँ से लेकर के, यानी गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक, यहाँ पर वर्षा कम होती है, यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। तो वही चीज़ बोला था, पश्चिमी तट टकराती तो पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर घटती जाती है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। दक्षिण भारत में पश्चिमी तटीय मैदान में वर्षा दक्षिण से लेकर यहाँ से, दक्षिण भारत में वर्षा दक्षिण यहाँ से लेकर के उत्तर की ओर जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, फिर यहाँ कम होगी, फिर यहाँ कम होगी, यहाँ कम होगी और यहाँ पर और कम होगी। क्यों? कारण ये है कि दक्षिण भारत की जो पश्चिमी तट की पहाड़ियाँ हैं वो अधिक ऊंची हैं अपेक्षाकृत उत्तर भारत की पहाड़ियों में, मतलब इनके पश्चिमी घाट के उत्तर की पहाड़ियों की अपेक्षाकृत ये पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊँची हैं, जिस कारण से यहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि जितना ऊंची पहाड़ी जितनी ऊंची होगी वो हवा उतना ऊपर जाएंगी और उनके तापमान में उतना ही कमी आएगी और वो नमी को उतना ही ज़्यादा वहाँ छोड़ेंगी, जिस कारण से उस तट पर वर्षा उतना ही ज़्यादा होगी। क्लियर है? और इसके बाद ये इसको क्रॉस करेंगी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई है, यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण पश्चिमी तट के जो पहाड़ियाँ यहाँ पर केरल राज्य में ये ज़्यादा ऊंची हैं, इस कारण से यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है और यहाँ की पहाड़ियाँ कम ऊंची हैं, तो इस कारण से इनकी वर्षा कम होती है यहाँ पर। क्लियर है? अब आगे लिखो दक्षिणी पश्चिम मानसून। अब देखो, जब ये मानसून यहाँ पर वर्षा कर देता है तो इसके बाद ये मानसून नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी और ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी में ये मानसून जाने लगता है। ठीक है, फिर जब ये पश्चिम की पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है ये मानसून, तो ये अमरकंटक चोटी में जब जाता है, वहाँ पहुँचता है तो वहाँ टकरा करके वहाँ वर्षा करता है, तो इसके कारण वर्षा इस पूरे क्षेत्र में होती है। ठीक है, जब ये जाता है तो यहाँ पर ये टकरा करके इस क्षेत्र में यहाँ पर भी वर्षा होती है। ऐसे ही गुजरात राज्य में ये दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात राज्य में गिर की पहाड़ी और मांडव की पहाड़ी पर टकरा करके, गिर की पहाड़ी और मांडव की पहाड़ी से टकरा करके वहाँ पर गुजरात राज्य में वर्षा करते। सौराष्ट्र क्षेत्र, जबकि गुजरात का अधिकांश भाग सूखाग्रस्त है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद गुजरात राज्य में गिर की पहाड़ी और मांडव की पहाड़ी से टकरा कर ये दक्षिण पश्चिम मानसून वहाँ पर वर्षा करता है। जब इसके बाद ये दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ता है तो अरावली पर्वत श्रृंखला, ये जो रेड कलर से बनाया हुआ ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, क्या नाम है? गुरु शिखर। ऐसे लिखते जाना जैसे बोलता जाता हूँ। जब ये मानसून गुजरात से आगे बढ़ता है तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, उससे टकराकर माउंट आबू में वर्षा करता है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे राजस्थान में वर्षा नहीं करता है। क्यों?
क्योंकि ये अरब वाली पर्वत श्रृंखला जो है, अरब वाली पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा के समांतर है। इस कारण से ये हवाएं, ये दक्षिण पश्चिम मानसून अरब वाली पर्वत से नहीं टकराती बल्कि उसके समांतर आगे बढ़ करके हिमालय पर्वत से टकराती हैं और उत्तर भारत में वर्षा करती हैं। यही कारण है कि राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। आज ये बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को कि राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती, जबकि राजस्थान में पहाड़ी है। राजस्थान में पहाड़ी होने के बावजूद ये वर्षा नहीं कर पाता। कारण ये कि ये वर्षा जो होती हैं, वर्षा करने के लिए वर्षा होगा निर्धारित कौन करता है, ये पहाड़ियाँ करती हैं। परंतु ये जो पहाड़ी हैं, जो अरब वाली पर्वत श्रृंखला है राजस्थान में, वो दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा के समानांतर है। इस कारण से ये हवाएं इससे नहीं टकराती हैं, न टकराती हैं, ना ही वर्षा होती। ठीक है। परंतु ये मानसून हवाएं जब आगे बढ़ती हैं तो हिमालय पर्वत से टकराकर उत्तर भारत में वर्षा करती हैं। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।